सो हेलो माय डियर फ्यूचर ब्लास्ट। कैसे हैं आप? आज हम सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। इससे पहले हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है डायमेंशन एनालिसिस के बारे में। अगर आपने नहीं समझा है तो इंट्रोडक्शन वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी वीडियो अपलोड की है कि डायमेंशन एनालिसिस क्या होती है। मैं आज आपको ब्रीफली समझाने वाला हूँ कि डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है, उसकी यूजेस क्या होती हैं। ठीक है ना, यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो सबसे पहले है टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द डायमेंशंस इक्वेशंस। सेकंड है टू ड्राइव द रिलेशंस बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी एंड फिजिकल फिनोमिना। And third one is to change the unit from one system into another one, like SI into CGS, MKS, FPS. So without waste our time हम चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, तो ये आ गया हम सबसे पहला कॉन्सेप्ट अपना समझने के लिए बच्चों, जिसमें हमारे पास है चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशंस। मेरे बच्चों, डायमेंशन एनालिसिस का जो यूज होता है वो पहला यूज होता है कि आप उसकी हेल्प से चेक कर सकते हैं कि कोई गिवन फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं। लाइक सबसे पहले मैं एफ से स्टार्ट कर लेता हूँ। एफ इज इक्वल्स टू एम ए। अब मैं आपको यहाँ पे अलग अलग बता दूँ कि जो एफ की डायमेंशन होती है मेरे बच्चों वो होती है एम एल टी इनवर्स 2। ठीक है, इसी तरीके से मेरे बच्चों एम की डायमेंशन क्या होती है एम, मास की क्या होती है डायमेंशन एम, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है एल टी इनवर्स 2। ठीक है, अब आप क्या करो, सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करो यहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कौन है एफ। तो एफ की डायमेंशन क्या हो जाएगी आपकी, एफ की डायमेंशन हो जाएगी बच्चों एम एल टी इनवर्स 2 इज द डायमेंशंस फॉर एफ। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन। ठीक है, नाउ वी हैव टू गो विथ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास कौन है एम ए। सो यहाँ पे मैंने एम की डायमेंशन आपको क्या बताई, मास की डायमेंशन खुद एम होती है, और एल ए की डायमेंशन क्या होती है एक्सेलरेशन की एल टी इनवर्स 2। ये किसकी डायमेंशन हो गई एम ए की। तो अब देखो एफ इज इक्वल्स टू एम है, आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड रख के देखो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड रख के देखो। अगर ये बराबर आ रहा है एम एल टी इनवर्स 2 इज इक्वल्स टू एम एल टी इनवर्स 2, देखो दोनों सेम आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। तो फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक करने के लिए बच्चों हम यूज़ करते हैं डायमेंशन एनालिसिस का। सपोज कोई आपके सामने सरप्राइजली ये रख दे कि बच्चों बेटा प्रूव करो कि E इक्वल्स टू, हमने फॉर्मूला पढ़ा है हाफ एम वी स्क्वायर, ये सही कि गलत है। अब ये आपको पता है कि ये काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन किसी ने E लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं मेरे बच्चे, E के लिए डायमेंशन यूज होती है, एनर्जी की डायमेंशन होती है E इक्वल्स टू, वो होती है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। ठीक है, और वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है वो होती है बच्चों आपकी एल टी इनवर्स 1। अब आप क्या करो, इस फॉर्मूले में रख दो। देखो E की डायमेंशन तो साफ साफ दिख रही है, यहीं पे रह देते हैं, राइट हैंड साइड की डायमेंशन लिखते हैं। नंबर्स है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर। अभी आप समझो मेरे बच्चे, जो हाफ होता है नंबर डायमेंशन लेस होता है आपका, तो बचा कौन एम। एम की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम की डायमेंशन हो जाएगी खुद एम। ठीक है, और वी की डायमेंशन, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या बताई मैंने आपको एल टी इनवर्स 1। जिसको नहीं आता कि ये कैसे आ रही है, उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं वीडियो करेंगे। ठीक है, तो प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, उससे आप समझ जाएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। एम एल का स्क्वायर एल स्क्वायर एंड टी का स्क्वायर टी इनवर्स 2। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है ई की, वही राइट हैंड साइड वाले की डायमेंशन है, इसका मतलब ये फॉर्मूला भी बिल्कुल सही है। तो मेरे बच्चों, फॉर्मूले करेक्टनेस के लिए हम चेक करते हैं, यूज़ करते हैं डायमेंशन एनालिसिस का। अब चलो और भी देखते हैं इसके क्या यूजेस है। ठीक है, अभी फिलहाल दो और मैंने इक्वेशंस लिखी है, मैं उसका भी यूज़ आपको दिखा देता हूँ। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वहाँ से भी समझा दूँगा। ठीक है, ठीक है, क्या कन्फ्यूजन है आपका। चलो अभी दो और है, इस दोनों को भी निपटा देते हैं फटाफट से। हमारे पास है एक, जैसे कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, v की तो v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी इनवर्स 1। ठीक है, और राइट हैंड साइड में कौन है हमारे पास u, u इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी चाहे इनिशियल हो फाइनल हो, डायमेंशन सेम ही होती है। अब देखो प्लस का मतलब समझ लो मेरे बच्चे, डायमेंशंस कभी भी प्लस माइनस पे काम नहीं करती। मतलब अगर आपके पास कोई फॉर्मूला है a इज इक्वल्स टू एम प्लस बी, सपोज ये है, ठीक है, m प्लस बी, तो याद रखना ऐसे कंपेयर होगा a इक्वल्स टू एम और a इक्वल्स टू बी। ठीक है, मतलब आप डायमेंशन को पूरा एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते, डायमेंशन केवल तभी अप्लाई होती है जब वो मल्टीप्लाइड में हो। लाइक a इक्वल्स टू एम इंटू बी अगर होता, या a इक्वल्स टू अगर एम बी होता, तो हम इसको सॉल्व कर सकते थे। ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ कोई भी वेरिएबल। ठीक है, इसमें ध्यान मत देना ज़्यादा, बस मैं कहना चाह रहा हूँ कि डायमेंशंस कभी भी प्लस माइनस पे काम नहीं करती है। अगर प्लस में है तो हमें उसे सेपरेट सॉल्व करना होगा, तो क्योंकि प्लस में है इसलिए मुझे सेपरेट सॉल्व करना हो। तो ये तो हो गई प्रूफ। ये क्या प्रूव करा हमने, v इक्वल्स टू यू, तो हमारा प्रूफ हो गया।
दूसरा हमें प्रूव करना होगा v इक्वल्स टू ए टी। जब भी फॉर्मूला प्लस में होता है मेरे बच्चे, प्लस या माइनस में होता है, तो हम उसे सेपरेट सेपरेट प्रूव करते हैं। एक बार इसके साथ प्रूव करेंगे इसको और एक बार इसको इसके साथ प्रूव करेंगे। यहाँ पे डायमेंशन का फॉर्मूला हो जाएगा अगेन एल टी इनवर्स वन। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास कौन है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एल टी इनवर्स टू एंड टाइमिंग की क्या होती है डायमेंशन टी। अब आप देखो 2 और इसकी पावर क्या है 1, मल्टीप्लाइड में पावर प्लस होती है, तो टी की पावर कितनी बन जाएगी, माइनस की 1 बच जाएगी। ठीक है, माइनस का 2 में से प्लस का 1 गया तो आपके पास क्या बचेगी, माइनस का 1। ठीक है ना। अब देखो लेफ्ट हैंड जो है वही राइट हैंड साइड की है, तो ऐसे चेक होता है प्लस में। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप फिर से वीडियो को एक बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। अब ये क्या वाला भी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 2। चलो अब देखो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में कौन है आपके पास, एस। एस मतलब होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस के लिए डायमेंशन यूज होती है मेरे बच्चों एल। क्या यूज होती है, एल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एल। अब सबसे पहले एस को किसके साथ कंपेयर करेंगे आप, यू टी के साथ। अब यू की डायमेंशन मैंने आपको क्या बताई थी, याद करो, एल टी इनवर्स 1, और टी की डायमेंशन क्या होती है आपकी, खुद टी होती है। तो ये इनवर्स का टी है और ये टी है, इनवर्स टी से कैंसिल हो जाएगा, तो डायमेंशन यहाँ से क्या बच जाएगी आपकी, एल। ठीक है मेरे बच्चों। अब ऐसे ही आप चेक करो, एस को किसके साथ कंपेयर करेंगे, इस पूरे के साथ, यानी कि एस इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, सो एल के लिए अगेन एल लिख देते हैं, और नंबर्स डायमेंशन फ्री होता है, नंबर्स को हटा दो। एक्सेलरेशन की होती है एल टी इनवर्स 2, और यहाँ पे आ जाएगा टी का स्क्वायर। अब ये टी स्क्वायर टी इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा मेरे बच्चों, तो एल बराबर क्या आ जाएगा आपका, एल। तो इसका मतलब इस तरह से चेक किया जाता है अगर आपके पास प्लस माइनस में, सेपरेट सेपरेट, पहले इसके साथ देन फिर उसके साथ। ठीक है, आई होप पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा डायमेंशन एनालिसिस का। फर्स्ट जो था वो था कि किसी फॉर्मूले करेक्टनेस को आप चेक कर सकते हो। कोई भी फॉर्मूला आपके सामने लिखा हो आप उसे चेक कर सकते हो कि फॉर्मूला सही है कि नहीं। चलिए एक फॉर्मूला और देखते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है मेरे बच्चे, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। और मुझे ये भी बताया करो कि आपको कौन से कॉन्सेप्ट और पढ़ने हैं, इसके अलावा क्या आपको टफ लगता है फिजिक्स में, तो मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, चलो तो अभी एक फॉर्मूला और है, जैसे कि फोर्स बराबर होता है मेरे बच्चे एम वी स्क्वायर अपॉन आर। देखते हैं ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है। ठीक है, फॉर्मूले करेक्टनेस चेक कर सकते हैं ना। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ और राइट हैंड साइड में यहाँ पे सॉल्व करूँगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो एफ की जो डायमेंशन होती है, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया, एफ बराबर होता है एम एल टी इनवर्स 2। ये होती है डायमेंशन ऑफ फोर्स, एम एल टी इनवर्स 2। ठीक है, कैसे किया वो अभी पीछे भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी हमने निकाली थी एफ की। तो यहाँ पे अब निकालते हैं राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड में हमारे पास कौन है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर है। तो एम की डायमेंशन कौन हो जाएगी, खुद एम। ठीक है, वी वेलोसिटी की क्या होती है डायमेंशन आपकी, एल टी इनवर्स 1 का स्क्वायर अपॉन आर की डायमेंशन, आर एक रेडियस यानी कि लेंथ है, डायमेंशन एल हो जाएगी। सो एम, यहाँ पे इसका स्क्वायर करो, एल स्क्वायर, यहाँ पे इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, टी की पावर माइनस का 2 अपॉन ये क्या है नीचे, एल। इसको ऐसे लिख देते हैं, ये पूरी डायमेंशन आ गया। ठीक है, अब जो फाइनल डायमेंशन देखो, ये एक एल है, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से डायमेंशन बचेगी एम एल टी इनवर्स 2। तो ये बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मूला है, ये बिल्कुल सही है, लेफ्ट हैंड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हम डायमेंशन के हेल्प से चेक कर सकते हैं कि कोई फिजिकल फॉर्मूला जो है वो करेक्ट है भी कि नहीं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई कंफ्यूजन हो मेरे बच्चे तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब है कि एक रिलेशन जनरेट करना बिटवीन, क्योंकि मैंने आपको देखो यहाँ पे बताया ना कि डायमेंशन एनालिसिस के यूजेस क्या क्या है। तो उस यूज में अगर आप देखेंगे, फर्स्ट जो था वो तो था कि चेक करना है कि कोई डायमेंशन इक्वेशन सही है कि नहीं है, वो तो हमने चेक कर लिया। अब है टू ड्राइव द रिलेशंस बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। ये देखो, फिजिकल क्वांटिटी एंड फिजिकल फिनोमिनास। अब देखो फिजिकल फिनोमिनास, फिजिकल उसमें क्या रिलेशन है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक पेंडुलम है। ठीक है, ऐसा एक पेंडुलम है। ठीक है, और ये ऑसिलेशंस कर रहा है, इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है। ठीक है मेरे बच्चे, और ऑसिलेशन कर रहा है। ठीक है, ये इसकी लेंथ हो गई एल, और इस पे ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी नीचे की तरफ को। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, मैं आपको बोल रहा हूँ द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या डिपेंडिंग ऑन करके आ जाता है ऐसा, डिपेंडिंग ऑन, एनसीईआरटी में आप ढूंढेंगे तो डिपेंडिंग ऑन करके होगा, मास, लेंथ एंड ग्रेविटी। ठीक है, हो सकता है लेंथ और ग्रेविटी दे दे आपको, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। एक्स्ट्रा एलिमेंट कुछ भी ले लोगे तो अपना आप कैंसिल हो जाएगा उसमें। ठीक है ना, तो चलो ड्राइव करते हैं रिलेशंस को। मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्मूला लास्ट में क्या आने वाला है, ये कुछ इस तरीके से आता है, टी इक्वल्स टू अंडर रूट एल अपॉन जी, ऐसा आएगा। ठीक है, आपका डायरेक्टली क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे 2 पाई आया था बाद में।
चलो तो कैसे करते हैं, अगर आपके पास केवल एल और जी दे रखा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, एम को भी ले लो, ठीक है। मतलब कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल अगर कोई जानबूझ के दे देता है, मान लो जानबूझ के कोई बोलते हैं कि पेंडुलम डिपेंड करता है मास पे, लेंथ पे, ग्रेविटी पे, और कुछ एक चीज़ और ऐड करते हैं अपनी मर्जी से डब्ल्यू पे, तो डब्ल्यू ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में इतना दे रहा है कोई कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इंटू जी, तब भी चलेगा। कोई इतना दे रहा है टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू एल इंटू जी, वो तब भी चलेगा। कोई बोले टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू एल इंटू जी इंटू पी, वो तब भी चलेगा, ठीक है। क्योंकि जो एक्स्ट्रा चीज़ होता है अपना आप कैंसिल हो जाती है वो, यही तो खासियत है डायमेंशन एनालिसिस की, कि आप फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। देखो कैसे आप इतनी अच्छी चीज़ सीख रहे हैं कि फॉर्मूला कैसे ड्राइव कर सकते हैं, फॉर्मूले बने कैसे होंगे। बचपन में आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा ना कि फॉर्मूले बने कैसे, अब देखो कैसे बनते हैं फॉर्मूले डायमेंशन एनालिसिस से। तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास की पावर मैंने ए मान ली, एल की बी मान ली, और इसकी पावर मैंने सी मान ली, ठीक है। बस हमें कैलकुलेटर के लिए लेके आना है ये ए बी सी की वैल्यू। तो सबसे पहले टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होती है, टी, तो एम हो गया 0, एल हो गया 0, टी हो गया 1, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड वाले की डायमेंशन लिखेंगे सबकी। राइट हैंड साइड में कौन है, एम, एम की डायमेंशन खुद एम होती है, मास की डायमेंशन, तो ऐसे लिख देते हैं। और ये कौन है, लेंथ, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, एल, ठीक है, यहाँ पे लिख दे बी। ग्रेविटी की डायमेंशन क्या होती है मेरे बच्चों, एल टी इनवर्स 2, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने सी। अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे सेम चीज़ों को। अब देखो यहाँ पे m इक्वल्स टू 0 है, और यहाँ पे m इक्वल्स टू क्या है मेरे बच्चे, a, तो यानी कि 0 इज इक्वल्स टू a एज कंपेयर, पावर से पावर कंपेयर करी मैंने, है ना, m को m के साथ कंपेयर किया, तो यहाँ पे पावर क्या मिल गई मुझे, a की वैल्यू 0 आ गई, यानी कि ऑटोमेटिकली ये चीज़ कट हो गई, ठीक है ना। ओके, दूसरा देखते हैं, यहाँ पे l की पावर क्या है मेरे बच्चों, 0, इधर l की पावर कितनी है, l की पावर इधर b है, और इधर पे l की पावर c भी है, क्योंकि मल्टीप्लाइड हो रही है, मल्टीप्लाइड में पावर प्लस हो जाती है ना, तो l की पावर b, l की पावर c, तो l की पावर b प्लस c हो जाएगा, ठीक है ना। तो 0 इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 0 इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास b प्लस c, इसको इक्वेशन डाल दो आप फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास वैल्यू यहाँ से मिलेगी नहीं। अब नेक्स्ट चलते हैं लास्ट, वो कौन है, t, यहाँ पे t की पावर कौन है 1, और इस तरफ t की पावर कितनी मेरे बच्चों, यहाँ पे t की पावर है -2c, है ना, क्योंकि ये पावर पावर के साथ इंटू होगी, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में इंटू हो जाती है। देखो दो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ जल्दी जल्दी से। जैसे मेरे बच्चे मैंने लिखा हुआ है कि m की पावर a इंटू एम की पावर b, तो ये बन जाते हैं मेरे बच्चे a प्लस b, क्योंकि मल्टीप्लाइड में पावर प्लस होती है। लेकिन अगर कभी कॉन्सेप्ट ऐसे मिले मेरे बच्चे कि m की पावर a की पावर b, तो ये ऐसा हो जाएगा m a इंटू p। अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर इंटू होती है, याद रखना। अगर पावर इंटू में है एक दूसरे के साथ ऐसे में है, तो फिर क्या होता है, तब वो प्लस होती है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ। कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ओके, सो पावर के ऊपर पावर थी तो हमने उसको कर दिया इंटू, तो यहाँ यहाँ से कंपेयर करेंगे, t की जो पावर है वो है 1, यहाँ पे कर दिया t की पावर है 1, एंड यहाँ पे आप देखेंगे t की जो पावर है -2c हो जाएगा, ठीक है। अब हम कंपेयर करते हैं पावरों को, यहाँ पे पावर है 1 इज इक्वल्स टू -2c, देन ये c इधर जाएगा और ये मल्टीप्लाई डिवाइड में डालते हैं 1/2 माइनस का c की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो 0 इक्वल्स टू b माइनस 1/2, सो b इधर आ जाएगा आपका, b की वैल्यू हो जाएगी आपकी, एक मिनट इसको कर देते हैं रफ, हम लिख देते हैं 1/2 इज इक्वल्स टू b, सो b की वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, b इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। b इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, माइनस वाले चल जाएगा, प्लस में b की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। ओके, यहाँ पे हमने क्या करा, दोनों कंपेयर किया, जैसे t की वैल्यू 1 थी, c की वैल्यू यहाँ से -2c रखा, दोनों तरफ की पावर कंपेयर करे, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई डिवाइड में डाला, वैल्यू को ऊपर फर्स्ट में पुट किया, देन b की वैल्यू हमारे पास आ गई। सब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ चुकी है, a b और c तीनों की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इक्वेशन इस वाले में पुट कर देते हैं इसको, एंड यहाँ पे मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम करते हैं t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, l की पावर b एंड g की पावर c, देन t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a हमारे पास 0 है, l की वैल्यू b की पावर हमारे पास क्या है 1/2, एंड g की वैल्यू क्या है हमारे पास -1/2। देन क्योंकि 0 है, किसी की पावर हम 0 होता है तो वहाँ पे क्या आता है, इसको ऊपर कर देते हैं, और अब t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, किसी की पावर 0 पर 1 आ जाएगा पूरा पूरा, तो बचा l की पावर हाफ का मतलब होता है रूट, यहाँ पे रूट लग जाएगा, और इन्वर्स में रूट का मतलब, इन्वर्स हाफ है ना पावर, तो पावर हाफ का मतलब रूट होता है, और इन्वर्स का मतलब नीचे चला जाएगा जी, ठीक है, इतना आ जाएगा। सो ये आ जाएगा हमारा फॉर्मूला t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l/g। अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाना चाहते हैं तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, t इज इक्वल्स टू 2π/l/g। आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज अ कंप्लीट फॉर्मूला फॉर t, सो वी हैव टू ड्राइव दिस फॉर्मूला, ओके। तो ये हो गया, आप एक बार इसको कंप्लीट देख लीजिए,
सो थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ये इसका कंप्लीट फॉर्मूला है। ओके, ये कंप्लीट ही है, ठीक है ना। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब चलते हैं डायमेंशन एनालिसिस का थर्ड यूज समझने के लिए, ठीक है। वह है यूनिट कन्वर्जन का। कैसे यूनिट कन्वर्जन होती है उसको समझते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जूल इंटू अर्ग, 1 जूल इंटू हाउ मैनी अर्ग, ये आपको निकालने के लिए बोलेगा वो। तो देखो क्या करना है आपको इस तरह से चलना है बच्चे कि जूल जो होता है वो किसकी यूनिट है, पहले तो ये समझ लेते हैं। ई की, एनर्जी की। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, ml² T−2, ठीक है। 2-3 डायमेंशंस तो आपको ऐसे ही याद रहनी चाहिए हमेशा, जैसे फोर्स की, एनर्जी की। तो ml² T−2, तो ये 2 के डायमेंशन इसके लिए, ठीक है। तो ये SI यूनिट है, इसको CGS में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SI यूनिट, यहाँ पे लिख देता हूँ CGS। अब कौन कौन सी चीज़ें देखो डायमेंशन में, जो जूल है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि है दोनों एक ही चीज़ की डायमेंशन। एनर्जी की डायमेंशन जूल है और एनर्जी की ही डायमेंशन अर्ग है, तो यानी कि दोनों की डायमेंशंस का फॉर्मूला तो सेम होगा बट यूनिट अलग अलग है। तो एक यूनिट का दूसरी यूनिट में कन्वर्जन करने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है, डायमेंशन एनालिसिस का। तो अभी इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं देखो, मास आता है, लेंथ आती है और टाइम आता है। इस तरीके से CGS में भी क्या आएगा, मास आएगा, लेंथ आएगी और टाइम आएगा, क्योंकि दोनों है एक ही की यूनिट्स, तो दोनों की डायमेंशन सेम होती है। डायमेंशन को यूनिट से कोई मतलब नहीं होता। तो अभी क्या करते हैं, दोनों में लिख देते हैं ऐसे। तो ऐसा यूनिट में मास को हम क्या बोलते हैं, किलोग्राम, लेंथ को हम क्या बोलते हैं, मीटर, टाइम को क्या बोलते हैं हम, सेकंड। यहाँ पे मास को क्या बोला जाता है, ग्राम। यहाँ पे लेंथ को क्या बोला जाता है बच्चों, सेंटीमीटर। और यहाँ पे टाइम को क्या बोला जाता है, सेकंड। तो अब इसके एक फॉर्मूला होता है, अगर आप यूनिट कन्वर्जन कर रहे हैं तो उसके एक फॉर्मूला होता है N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2, ठीक है। आप इसको N1 X1 भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, इस N1 की जगह तो कितने के लिए बोला है, 1 जूल के लिए बोला है, तो N1 हो गया आपका 1। अब इस U की जगह क्या आएगा, इसकी जगह ये पूरा आती है, ये यूनिट, ये डायमेंशंस कौन, ml² T−2, ठीक है। अब दूसरी साइड यानी कि अर्ग के लिए कितने अर्ग हैं हमें नहीं पता, हमें N2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। N2 हमें फाइंड करना है। अर्ग हमें बोला है, अर्ग किसकी डायमेंशन यूनिट होती है, एनर्जी की, और एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, अगेन एनर्जी की डायमेंशन यही होती है। तो आपको दोबारा यही लिख देना है ऐसे, ml² T−2, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से, इसको थोड़ा सा और इधर ले लेता हूँ। चलो अब यहीं पे रखते हैं क्योंकि हमें वैल्यू पुट करनी है यहाँ से, ठीक है। इतना हो गया, बहुत आसान है क्योंकि दोनों की डायमेंशन सेम होती है, तो आपको दोनों को बराबर रखना है एक दूसरे के साथ, ठीक है। दोनों को बराबर रख दिया। अंतर होता है नंबर्स में। जैसे मैं आपको बोलूँ कि 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, 1 किलोमीटर, तो आप क्या बोलेंगे, 1000 मीटर के बराबर। अब देखो दोनों में एक चीज़ें क्या सेम है, यूनिट, किलोमीटर है, मीटर है, ये रहा। तो इन दोनों के लिए डायमेंशन सेम होगी, चाहे ये किलोमीटर में बोली गई हो, है ना, किस में बोली गई हो, किलोमीटर में बोली गई हो। तो इसके लिए जो यूनिट यूज़ होगी, डायमेंशन यूज़ होगी, वो कैसे यूज़ होगी, L। और इसके लिए क्या डायमेंशन यूज़ होगी, L। तो डायमेंशन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास यूनिट किस फॉर्म में है, ठीक है ना। तो इसलिए डायमेंशन दोनों की सेम लिखी गई है। अब रखते जाओ वैल्यूज़, 1 की इंटू अगर इन सबसे होगी तो ये ऐसे ही रहेंगे। मास m की वैल्यू को देखो SI यूनिट में क्या बोलते हैं हम, kg, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा kg, ठीक है। अच्छा, लेंथ के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पे हम, मीटर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, मीटर का स्क्वायर। टाइमिंग को क्या बोलते हैं यहाँ पे हम, सेकेंड, तो इधर लिख देते हैं सेकेंड -2। अब दूसरी साइड चलो, N2 हमें कैलकुलेट करना है, ये पूरा मल्टीप्लाइड वाला फिर बाद में डिवाइड में डाल देंगे। फिलहाल m की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, ग्राम। लेंथ को यहाँ पे क्या बोलते हैं हम, सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर। और टाइम को क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पे, सेकेंड। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस पेज को इधर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में जाए, ठीक है। और टाइम को बोल देते हैं हम यहाँ पे सेकेंड का स्क्वायर -2, है ना, इनवर्स में, क्योंकि ये भी। अब क्या हुआ देखो, लॉजिकली मल्टीप्लाइड वाला N2 तो यहीं पे रहेगा, लेकिन ये पूरी ये जो इतने यूनिट्स हैं मल्टीप्लाइड में कहाँ जाएंगे, इसके डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा, kg के नीचे चले जाएंगे ग्राम, और मीटर के नीचे चला जाएगा सेंटीमीटर, और सेकंड के नीचे सेकंड जाएगा तो सेकंड कैंसिल हो जाएगा, सेकंड की पावर -2, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, आप देखते हैं, तो आपका आ जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा N2 इज इक्वल्स टू, क्या बचता है, यहाँ से बचता है किलोग्राम ग्राम। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए लिखते हैं 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, ठीक है। दूसरा, सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए
100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो यहाँ पे इतना लिख दिया, ठीक है ना। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या बचा आपका, यहाँ से बचा आपका 1000 और यहाँ से बचा है 100 का स्क्वायर विच इज़ 1 2 3 4 10,000 N2। सो जो N2 की वैल्यू आई मेरे बच्चे वो कितनी आ गई 10⁻7। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 1 जूल इज नथिंग बट 10⁻7 अर्ग। 1 जूल कितना अर्ग के बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के बराबर। आई होप यू अंडरस्टैंड मेरे बच्चों, आपको समझ में आया होगा। और कहीं पे कोई भी कन्फ्यूज़न अगर रह रहा है तब भी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन ये ईजिएस्ट वे था डायमेंशन एनालिसिस को समझाने का मेरा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।